हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और लगभग 2 साल के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ। देखिए, बहुत बच्चे कमेंट भी करते थे। आज भी यूट्यूब में मैंने कमेंट देखे कुछ कि अब वापस आ जाइए, हमें सीरीज़ वापस करा दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गायब हो गई थी या कहीं चली गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली नाउ आई एम मदर ऑफ 1.5 year old डॉटर। तो मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका ध्यान रखने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियोस बनाऊं या मैं कोई ऐसा कंटेंट लेके आऊं। और देखिए, वो मेरा पूरा अटेंशन जो है वो मेरी फैमिली की तरफ था। और वर्क लाइफ का भी बहुत प्रेशर रहता है कि वर्क और घर के साथ साथ और एक बेबी के साथ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन अभी केविन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज आई हैं। इससे पहले TSSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो आई थॉट कि अभी कुछ थोड़ा बहुत मुझे करना चाहिए। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। और आई थिंक वो बदलाव के साथ जो है पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब एक नई तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो उसको गाइड करने के लिए मैं थोड़ी वीडियोस लेके आऊँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी। सो सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। देखिए, इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की कंबाइंड वैकेंसीज आई हैं। क्योंकि CBSE जो है इसका एक तरह से इंचार्ज कह लीजिए या फिर कोड ऑफ जो कहते हैं ना कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदारी जो है वो CBSE के ऊपर है। और दोनों ही CBSE बोर्ड के अंडर भी हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी पोस्ट भरनी है और अपनी प्रेफरेंस भरनी है, दैट्स इट। और PRT में तो कोई ऐसा लफड़ा है ही नहीं क्योंकि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन में है। तो उसमें आपको केवल केवीएस पर ही फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ दिल्ली की जो वैकेंसीज हैं PRT की वो भी काफ़ी हैं। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है इसको करने का। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि क्या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे पहले हम वैकेंसीज को देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं TGTs की बात करूँ तो ये मैं KVS का आपको दिखा रही हूँ। ओके, सो KVS में हमारे पास टोटल UR कैटेगरी में 1153 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज का डेटा तो आप लोग देख ही लेंगे, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर कैटेगरी कितनी सीट्स हैं और जनरल में कितनी सीट हैं वो आपको अलग अलग से देखनी है। ओके, तो KVS की वैकेंसीज हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी KVS की है और कौन सी आपकी NVS की वैकेंसीज हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट वैकेंसीज की। जो मेन फोकस है हमारा बेसिकली, जिसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास आते हैं वो है प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं UR में यहाँ पे 1369 है। और अगर हम OBC की बात करें तो 906 है और 335 है इसमें EWS की। तो आप इन टोटल वैकेंसीज को कंबाइन कर सकते हैं। जो बच्चा OBC का होगा ऑब्वियसली वो UR से भी फिल कर सकता है। लेकिन देखिए, KVS में मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे अगर आप OBC से फिल करते हैं तो वो OBC की ही सीट आपको देते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपका OBC है, सेंट्रल लेवल का आपका OBC है, सेंट्रल OBC अगर आपका बना हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आपका काउंट जो होगा वो जनरल में किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन वैकेंसी हमारे पास काफ़ी है। अगर जनरल में भी हमारे पास 1400 वैकेंसी है तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और इस बार एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो है नेगेटिव मार्किंग का। यानी कि जो DSSSB या अदर एग्जाम्स में आप नेगेटिव मार्किंग देखते आ रहे हैं वो इस बार KVS में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एलिजिबिलिटी वही कॉमन है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। बस मैंने ये देखा कि प्राइमरी में जो है बीएड बिल्कुल इसमें नहीं दिया गया है। तो हम प्राइमरी का एक बार देख लेंगे कि प्राइमरी में जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या मांगा गया है। अदरवाइज PGT TGTs में देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता ही है। TGT में आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी अगर आपके पास SST है या कोई और चीज़ है। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो TGT हिंदी में कहा है कि स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years। यानी कि 3 साल तक आपने इसको एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो जो TGTs का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो इनको ज़रूर देखें, क्योंकि बाद में फिर इंटरव्यू में उसमें अगर आप लोग बाहर होते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और आप थोड़ा देख के भरें कि आपका सब्जेक्ट क्या है और कॉम्बिनेशन आपका क्या रहा है। ऐसे ही अगर आप SST और साइंस का देखेंगे, मैं TGT का आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए SST है, SST में यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ने जरूरी हैं, जिनमें से एक कम से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर आपने केवल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। आपका कम से कम एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए और वो भी 3 साल में होना चाहिए। तो यानी कि 3 साल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं ये।
और ये ऐसा कह रहा है कि DSSB में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे अपने प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज की, एलिजिबिलिटीज़ की। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने यही चीज़ नोट की है कि प्राइमरी में जो है, और प्राइमरी टीचर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इसकी सारी क्वालिफिकेशन है। बीएड का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है, तो बीएड कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते, वो देख लेंगे एक चीज़। पहली चीज़ तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डाइट, या आपने बीएलएड करी हो 4 साल का जो कोर्स होता है, या आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, वो भी एक इसमें एलिजिबिलिटी है, प्लस आपका सीटेट है। और देखिए प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, ये इंटरव्यू के थ्रू ले लेते हैं। और कंप्यूटर का तो आपका वैसे भी इसमें क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, तो वो यहाँ से चेक कर लेंगे इसके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कट ऑफ डेट है, बेसिकली आपकी जो आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है, या आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है, या किस आपकी जो मिनिमम एज या मैक्सिमम एज जो बेसिकली आपकी होनी चाहिए, उसकी कट ऑफ डेट क्या होती है। तो जिस दिन लास्ट डेट होती है आपके फॉर्म भरने की, सबमिशन की, यानी कि 4 दिसंबर से पहले पहले आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, 4 दिसंबर से पहले तक आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, OBC नहीं है, तो आप इसमें जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। यानी कि आप ये देख लीजिए कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपकी एज लिमिट सब कुछ 4 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हम एलिजिबल, हमारा OBC सर्टिफिकेट इससे पहले का है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत आराम से इसमें पढ़ लेना है कि क्या है। फिर EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन के लिए बिल्कुल क्लियर कट है कि 8 लाख से कम या 8 लाख से कम जो इनकम है, मतलब 8 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, SC ST OBC ये है, ये इनके अंदर जो है कवर नहीं होते, लेकिन ये जो अप्लाई है ये हो रहा है आपका EWS कैटेगरी के ऊपर, ये इन्होंने लिखा है। और साथ साथ ये जो नीचे की जो है, देखिए वैसे तो EWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस वो पीछे से चेक कराने लगी तो ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए उस केस में। ओके, सो ये तो उसके बारे में हो गया। अब जो मेन चीज़ है कि आखिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे ये सिलेक्शन करा जाएगा, तो वो उसके देख लेते हैं। तो 2 टीयर एग्जाम है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 2 टीयर का एग्जाम होगा। जैसे आप देखते हैं DSSB में 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है आपको जनरल आता है, सेकंड जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। तो KVS ने इस तरह का कुछ चेंज किया है अपने उसमें, कोई खास मेजर चेंज नहीं कहूँगी, लेकिन जो KVS का पुराना पैटर्न चलता आ रहा था वो अब यहाँ पे एक तरह से बदल गया है। अब देखिए, आप यहाँ फोकस कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये कहा है कि ये जितने भी एग्जाम होंगे इनके लिए 2 टीयर एग्जाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे इंटरव्यू भी है। वेटेज क्या है आपकी 85 और 15 की, यानी कि 85% तो आपके थ्योरी के मार्क्स को वो किया जाएगा और 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स, और वो इन सभी पोस्ट पर अप्लाई होता है। यानी कि PRT और TGT की पोस्ट पर भी वो अप्लाई होगा कि आपको 2 टीयर का एग्जाम देना है। पहले जो रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, और प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा जिसका वेटेज है आपका 15%। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये आपका मेन फोकस एरिया होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो आपकी स्ट्रैटेजीज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जानी चाहिए। ये तो मेरा मानना है, खैर आपका क्या मानना है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द टीयर वेल एग्जाम, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है OMR शीट में, वैसे पेपर एक ही होगा। ओके, पेपर यहाँ पे मुझे लगता है एक ही होने वाला है, और उस पेपर में आपके सेक्शंस होंगे, जैसे ये आपका टीयर 1 का, ये टीयर 2 का। जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो सभी पोस्ट के लिए इस तरह का कुछ होने वाला है। जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जनरल रीजनिंग मतलब रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स जो आपका 20 मार्क्स का है, सॉरी 20 क्वेश्चन है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि ये भी आपका 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज यानी कि GK आपकी 20 की है। लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश को ही रखा गया है, तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाए 10। और उसके बाद जो है कोई भी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो हो सकती है, इसमें आई थिंक हिंदी वगैरह जो भी लैंग्वेज है वो आपकी आ जाएगी, जो सेकेंड लैंग्वेज आपकी होगी। तो ये है, और मार्क्स कितने बनते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का, ये मानकर चलिए एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए कि पार्ट 1 से 4, यानी कि 1 से 4 जितना भी है, 1 से 80 जो क्वेश्चंस होंगे टीयर 1 के जो टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, और 1 से 60 जो ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, बेसिकली मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए।
तो आपको फोकस करना है अपने ऊपर। तो टीयर 1 का जितना भी पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा। देखिए हर एग्जाम में बाइलिंगुअल ही पेपर आता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाइलिंगुअल पेपर नहीं देंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो होता है, सिवाय बस इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पार्ट 5th यानी कि 81 से 90 वाला जो होगा वो ऑब्वियसली इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही होगा, और 91 से जो 100 वाला है फॉर अदर पोस्ट और इन सब के लिए वो आपका जो है जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, आपने हिंदी चुनी है तो हिंदी, संस्कृत चुनी है तो संस्कृत, उर्दू होगी तो उर्दू, उसी लैंग्वेज में होगा। अंडरस्टूड है कि बाकी चीज़ें आपको बाइलिंगुअल ही मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज़ जो नेगेटिव मार्किंग का है, मैं 0.25 बता रही थी आपको, वो यहाँ पे एक्चुअली 1/3 मार्क है, यानी कि आपके जो 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं आपके 3 नंबर है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर के लिए, तो 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 में से आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। सपोज आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए हैं, उसमें आपके हो गए 6, ठीक है, तीसरा आप गलत कर देते हैं तो उस क्वेश्चन का तो 0 होना ही है, लेकिन इसमें से भी -1 हो जाएगा और आपके नंबर आएंगे 5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर घटते चले जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन के साथ। तो नेगेटिव मार्किंग को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है गलत करते हैं तो अभी तक तो हमने बात करी टीयर 1 एग्जाम की। अब हम टीयर 2 एग्जाम की बात करें, यानी कि दूसरा जो एग्जाम होना है ये होना है आपका 2.5 घंटे का। मुझे लग रहा है कि एक ही दिन में जो है ये दोनों एग्जाम्स कंडक्ट होंगे और अभी क्लैरिटी हो जाएगी जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी। लेकिन पहले वाला जो है आपका 2 घंटे का है, दूसरे वाला आपका 2.5 घंटे का है, तो मे भी इन दोनों पेपर के बीच में ब्रेक होगा या फिर इनका लगातार पेपर होगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। तो ये जो सेकंड वाला होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और देखिए इसमें एक चेंज ये है कि आपके पास जो है क्वेश्चन 60 जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, यानी कि जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वो आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपको खुद से लिखना होगा ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है तो उसके हो जाते हैं टोटल 40 नंबर, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका हो जाएगा 60 नंबर का, एक एक मार्क्स का। ओके, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 70 और टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे 100। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है कि टीयर 2 एग्जाम जो होगा जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है आपका एक एक नंबर का है, जहाँ पे ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, इसमें आपने अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि 0.25। जो आप फर्स्ट पेपर देख रहे थे टीयर 1 का वहाँ पे 1/3 कट रहे थे, यानी कि वहाँ पे सीधे सीधे एक नंबर कट रहा था, यहाँ पे आपका 0.25 जो मार्क्स है वो कट जाएगा, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका सीधा 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान से समझना है। अनआंसर्ड क्वेश्चन यानी कि जिस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, जिसको भरा ही नहीं है, उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग है। ओके, और इसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आप तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप इसको अपने आप से लिखेंगे पैराग्राफ में या जैसे भी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सवाल पैदा नहीं होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन का इन्होंने कोई भी वो नहीं रखा है कि कोई भी रिक्वेस्ट के ऊपर रीवैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मेन एक और चीज़ आपको देखने वाली है कि इंटरव्यू के लिए क्या, अगर इंटरव्यू में कौन से बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, तो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 एग्जाम, यानी कि टीयर 1 एग्जाम जो है वो केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें आपने उसमें एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया आपने पूरा कर दिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जाम जो होगा उसका बेसिकली काउंट किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1/3 के रेशो में। अगर मान लीजिए 100 पोस्ट है तो 300 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेरिट में आ पाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जितनी सीट है, मान लीजिए 1800 समथिंग सीट है केवीएस की, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने पीआरटी के कैंडिडेट्स जो हैं वो बुलाएंगे, लगभग 6000 के करीब मान लीजिए। तो ये आपका उसमें चेंज है। इंटरव्यू उन्होंने ख़त्म नहीं किया है, इसके रीज़न भी है क्योंकि केवीएस में इच्छा भी पूछी जाती है कि आप एक्चुअली जाना चाहते भी हैं या नहीं जाना चाहते हैं, आपने एमए पेपर दे दिया, कई तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये बेसिकली मेन चीज़ें हैं। अब देखिए वैसे तो ये चीज़ बाद में इंटरव्यू के सिलेक्शन के बाद की है, लेकिन अभी बता देती हूँ कि यहाँ पे कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनने वाली है एनवीएस की और केवीएस की। ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए मेन है। पीआरटी तो सिर्फ केवीएस का ही है, तो वहाँ पे केवल केवीएस ही मैटर करता है। ओके, ये कह रहे हैं कि आपसे चॉइस भरवाई जाएगी कि आपको पहले एनवीएस में जाना है या केवीएस में जाना है, इसकी प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। ठीक है,
उसके बिहाव पे ही आपको स्कूल मिलेगा। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, आपके मेरिट पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपसे ऊपर 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को पहले देखा जाएगा कि उनकी चॉइस क्या है, KVS है या NVS है। मोस्टली बच्चे जो है वो KVS में जाना चाहते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो NVS में जाना चाहते हैं जो उसको भरेंगे। लेकिन कंबाइंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे खुद ही लिखा है इन्होंने कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगी, और जो अलॉटमेंट होगा वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट के ऊपर और आपने क्या चॉइस इंडिकेट की है इसके ऊपर। तो ये 2 चीज़ें, खैर ये इंटरव्यू के बाद की बातें हैं, इनके बारे में आप बाद में सोच सकते हैं। फिलहाल आपका एग्जाम पे फोकस होना चाहिए, और एग्जाम पे फोकस करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो आप संगठन की साइट पे, इन पर साइट पर जाएंगे और लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। किसी कैफ़े से आप भरवा सकते हैं, बेटर है किसी कैफ़े से ही भरवाएं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है भरने में, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, तो ये इसके बारे में था सारा। अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ीस इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, लगभग 2000 रुपये जो है आपको पे करने ही करने हैं फॉर वेरियस पोस्ट, PRT, TGT एंड अदर एग्जाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा फीस है ऑब्वियसली KVS की और NVS की, आपको पता ही है। कंबाइंड पेपर भी है, ये भी है, और CBSE कराता है, फीस तो लेता है ये, देखिए CBSE। ओके, एक जनरल जो है, मैं थोड़ा सिलेबस पे बात करनी है, बट उसके बारे में मुझे लगता है मैं बाद में बात करूँगी। अभी के लिए हम इतना छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न क्या बदला है, जो 2-3 मेन चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं वो आपने ध्यान करनी है। पहली चीज़ तो ये कि अब 2 तरह का एग्जाम होगा, Tier 1 एंड Tier 2। ठीक है, ये 2 आवर्स का होगा, ये 2.5 आवर्स का होगा। अच्छा, Tier 1 केवल क्वालिफाइंग है, और Tier 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है, वो उसके आधार पर ही मेरिट लगेगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे 10, जो बेसिकली आपको लिखने पड़ेंगे आपके सब्जेक्ट के बेस के ऊपर। और इन दोनों के आधार पर ही, यानी कि Tier 2 एग्जाम के जो 100 मार्क्स हैं उसमें आपने कितने क्वेश्चंस एक्वायर किए हैं, सॉरी कितने आंसर्स जो हैं, कितना स्कोर आपने लिया है, उसके बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर ही आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। एंड फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका किसके ऊपर होगा, आपके रिटर्न एग्जाम के ऊपर प्लस इंटरव्यू के ऊपर, जिसका जो रेशियो है वो 85:15 का है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके लिए सबसे पहला टारगेट आपका मेन पेपर है। इंटरव्यू के बारे में आप बाद में सोचेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी मेन चीज़ हमने क्या देखी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इस बार, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो PRT की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप वेट करें। एंड अच्छा लगा मुझे भी आज ये वीडियो बनाकर, थोड़ा सा इतने दिन बाद अपने काम को जो आपने शुरू किया था उसको दोबारा से शुरू करके 2 साल बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्टिल आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई वर्क। ऐसा प्रॉमिस बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू दैट। ओके, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।